दोस्तों, आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी धरती अंतरिक्ष में धूल का मात्र एक बादल थी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारी प्रक्रियाओं से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन पृथ्वी के निर्माण होने से पहले भी ब्रह्मांड मौजूद था और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, गैलेक्सियां और तारे भी मौजूद थे। दोस्तों, ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। ब्रह्मांड में इतने ज्यादा तारे और गैलेक्सियां एवं ग्रह मौजूद है जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड की पूरी सैर करवाते हैं और पता करते हैं वास्तव में ब्रह्मांड कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। लेट्स बिगिन। दोस्तों, अभी आप जिस जगह पर बैठकर अपने मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं वो पृथ्वी है, हमारी प्यारी पृथ्वी। अब एक बार अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। हमारे सौरमंडल में हमारी इस पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह मौजूद है जिन्हें हम साधारण आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए हमें टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब इस पृथ्वी से पूरे ब्रह्मांड के सफर पर चलते हैं। दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर हमारी पृथ्वी एक नीली गेंद के रूप में हमें दिखाई देती है। अंतरिक्ष में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्पेस में पृथ्वी की लगातार चक्कर लगा रहा है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, चांद से पृथ्वी कैसे दिखाई देती है। दोस्तों, चांद पर आज भी यहाँ आने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान बने हुए हैं, क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है। चांद की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं, क्योंकि कई लाखों वर्षों तक चांद की सतह पर अंतरिक्ष से उल्का पिंडों की बरसात हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं शुक्र ग्रह पर। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है, क्योंकि इसकी काफी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। दोस्तों, शुक्र ग्रह पर हमेशा ही बरसात होती रहती है, लेकिन ये बरसात पानी की नहीं बल्कि खतरनाक अम्लों की होती है। शुक्र के वायुमंडल में हमेशा बादल छाए रहते हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। शुक्र ग्रह का वातावरण भी जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यह है बुध ग्रह, जो सूर्य से सबसे ज्यादा नजदीक है। बुध ग्रह का तापमान दिन के समय लगभग 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, जबकि वहीं रात में इसका तापमान -170 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। दोस्तों, बुध ग्रह को आप सूर्यास्त और सूर्योदय के समय पृथ्वी से भी देख सकते हैं। और ये है हमारा सूर्य, जो सभी ग्रहों को प्रकाश देने का कार्य करता है। इसके केंद्र में हीलियम और हाइड्रोजन गैस के अपार भंडार मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमेशा धधकता रहता है। दोस्तों, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है, फिर भी हम पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो फिर आप समझ गए होंगे सूर्य कितना ज्यादा गर्म होगा। हम अपने सफर को जारी करते हुए अब आ गए हैं मार्स पर। दोस्तों, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह पर भी कभी न कभी पृथ्वी की तरह ही जीवन मौजूद था। यहाँ भी वो सारी परिस्थितियाँ मौजूद थी जो आज हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह पर जीवन खोजने की भरसक प्रयास में लगे हैं और भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बनाने पर विचार किया जा रहा है। अब हम आ गए हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में। दोस्तों, इस एस्टेरॉयड बेल्ट में बहुत बड़ी बड़ी और विशाल चट्टानें मौजूद हैं। यदि ये सारी विशाल चट्टानें आपस में मिल जाएं, तो एक बहुत बड़े ग्रह का निर्माण कर सकती हैं। लेकिन बृहस्पति ग्रह की ग्रेविटी के कारण ये सारी चट्टानें आपस में नहीं मिल पाती। इन्हीं एस्टेरॉयड में जब कोई एस्टेरॉयड दिशा भटक जाता है तो हमारी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसे उल्कापिंड कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी पर कई करोड़ों सालों तक लगातार इन्हीं उल्कापिंड और पृथ्वी पर पानी भी यही उल्कापिंड लेकर आए थे। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह यानी बृहस्पति जुपिटर पर। लेकिन ये क्या, इस ग्रह पर तो सरफेस ही मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर ग्रह पूरी तरह से गैसीय ग्रह है। इस पर किसी प्रकार की सतह नहीं है। जुपिटर ग्रह इतना बड़ा है कि यदि सौरमंडल के सारे ग्रहों को मिला भी दिया जाए तो भी इतने बड़े ग्रह का निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन ब्रह्मांड की जिस विशालता का आज हम भ्रमण करने वाले हैं, उसके सामने जुपिटर ग्रह की ये विशालता कुछ भी नहीं। ये देखिए, हमारे सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह सैटर्न, जिसे सोलर सिस्टम का ताज कहते हैं। इस ग्रह के चारों ओर जो छल्ले मौजूद है, इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं।
दोस्तों, शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर विशाल मात्रा में नदियां मौजूद है, लेकिन यह नदी पानी की ना होकर एसिड और नेचुरल गैसेस की है। शनि ग्रह के बाद अब हमारा सफर आ गया है यूरेनस और नेपच्यून ग्रह पर। इन दोनों ग्रहों की खोज टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी। अब हम आ चुके हैं सौरमंडल से बाहर क्यूपर बेल्ट में। दोस्तों, इस बेल्ट में मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षा के बीच में मौजूद उल्कापिंडों से भी कई गुना बड़े उल्कापिंड और ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, जिनकी खुद की अपनी ग्रेविटी है। इस समय हम मौजूद है पृथ्वी से 13 बिलियन किलोमीटर दूर, और जिस ग्रह को आप देख रहे हैं उसका नाम सेडाना है, जो वास्तव में एक बौना ग्रह है। ऐसा कहा जाता है यही वो आखिरी स्पेस ऑब्जेक्ट है जो हमारे सौरमंडल के बाहर भी सूर्य की परिक्रमा करता है। ये सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 10,000 सालों में पूरी करता है। इस बौने ग्रह की खोज साल 2003 में हुई थी। दोस्तों, ये क्या है? ये तो किसी मानव निर्मित स्पेसक्राफ्ट की तरह लग रहा है। अरे हाँ, ये है वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट, जो इंसानों द्वारा भेजा गया स्पेस में सबसे दूरी पर स्थित स्पेसक्राफ्ट है। इसका मतलब इस समय हम पृथ्वी से लगभग 19 अरब किलोमीटर दूर आ चुके हैं। दोस्तों, ये है आउट क्लाउड। ये स्पेस में एक सर्कल की तरह है। ऐसा कहा जाता है ये सूर्य की ग्रेविटी की आखिरी सीमा है। इसका मतलब है इसके बाद सूर्य की ग्रेविटी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, क्या आप सूर्य की ग्रेविटी की कल्पना कर सकते हैं, जो कि इतनी दूर होने पर भी ग्रेविटी इन ऑब्जेक्ट्स को महसूस हो रही है। इसके बाद का हमारा सफर अज्ञात अंतरिक्ष में होने वाला है। यहाँ देखने के लिए आपको इंफ्रारेड लाइट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। देखिए हमारा सौरमंडल कितना बड़ा है, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के आगे समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं है। दोस्तों, इस समय हम हमारे सौरमंडल की तरह दूसरे सौरमंडल में आ चुके हैं, और ये है हमारी सूर्य की तरह एक तारा जिसका नाम अल्फा सेटोरी है। अब हम पृथ्वी से लगभग 10 प्रकाश वर्ष दूर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ भी ग्रहों का निर्माण हो रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यह है ग्लीस 581 सौरमंडल, जिसका निर्माण हमारे सौरमंडल के साथ ही हुआ था। और इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हमारी पृथ्वी की तरह एक ग्रह मौजूद है, जिसमें एलियंस के होने की संभावना बताई जाती है। अब हम अपने आकाश गंगा से बाहर आ चुके हैं। ये देखिए हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा इतनी ज्यादा बड़ी है कि यदि प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाना पड़े तो उसे लगभग 1,05,070 साल का सफर तय करना पड़ेगा। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बड़ी है। लेकिन रुकिए, ये तो हमारे ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं। अब हमारा सफर इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर चुका है। यहाँ तो हमारी गैलेक्सी की तरह ही बहुत सारी गैलेक्सियां मौजूद है, और ये देखिए हमारी गैलेक्सी की तरह ही अन्य गैलेक्सियों का समूह, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये लोकल ग्रुप 10 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं। इन सभी गैलेक्सियों के बहुत सारे लोकल समूहों को मिलाकर एक सुपर क्लस्टर समूह बनता है, और ये है वर्गो सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर में 100 से ज्यादा लोकल ग्रुप मौजूद है। क्या आप इसमें अपनी गैलेक्सी को देख पा रहे हैं, जो अभी बिंदु की तरह दिखाई दे रही है? और रुकिए, आगे तो ये आपको दिखाई भी नहीं देंगी। वर्गो सुपर क्लस्टर लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये है लैनाइकिया सुपर क्लस्टर। इस सुपर क्लस्टर में वर्गो सुपर क्लस्टर की तरह बहुत सारे सुपर क्लस्टर मौजूद है। ये सुपर क्लस्टर लगभग 520 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैले हुए हैं। दोस्तों, ये था हमारे ब्रह्मांड का सफर, लेकिन ये हमारे सफर का आखिरी पड़ाव नहीं था, क्योंकि ये केवल आज तक रिसर्च में खोजा गया ऑब्जर्वेबल ब्रह्मांड है, और इसके आगे भी हमारे ब्रह्मांड के होने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, कैसा रहा आपका ब्रह्मांड का सफर? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।